are listening to the Expert Adda podcast, and this is a very special episode based around the theme the effective game of e commerce. E commerce has always been a buzzword for many startups and entrepreneurs. So, now today we have Mr. Narang here with us to share his life experiences and some learnings that he got throughout his career till date. So, so come on, let's hear from him and his professional journey so far. Vrinda, I have around 32 years of experience in financial sector. So out of these 32 years, I have spent 23 years doing job with the three Indian multinationals. So whatever setup you find for Western Union in India, especially in Punjab and northern part of country, that has happened under my supervision for almost 18, 19 years. So in 2013, I left the job and started my own venture in the name of FX Smart. So FX Smart was acquired by Flipkart in 2016. PhonePe is that company. The Flipkart rebranded FX Smart as PhonePe. 2016, that company was acquired by Flipkart. I started this company, Paymart, and two companies I started at that point of time. One was Playmart. Playmart is into business of sports, and we were the first online marketplace for sports goods in India. And second company, Paymart India Private Limited. This company is majorly into the business of ATMs, cardless cash withdrawal. We are India's first virtual ATM, whereby one can withdraw cash from the nearby shop using our mobile app, and transaction can take place, cash withdrawal can take place from the nearby shop. So this is the brief introduction which I can share with you. So that's really amazing to know. If you go way back 32 years, तो 3 decades अगर हम पीछे जाते हैं तो कितनी इनोवेशन और डिजिटाइजेशन जो आज हुई है, तो वो सब चीजों को अडेप्ट करते हुए ये सब चीजें क्रिएट करना, फिनटेक में ये सब फैसिलिटीज क्रिएट करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेगुलर लर्निंग एंड रिगरस रेगुलर लर्निंग रिसर्च. तो वृंदा हमेशा रहती है. अगर आप टाइम के साथ नहीं बदलोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना. तो बस वैसे ही डेफिनेटली. चला है मेरा कैरियर, वैसे ही चला है कैरियर. मैं टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहा हूँ और न्यू लर्निंग्स होती रही हैं लाइफ में. Of course, of course. So learnings तो sir obviously life is all about learnings. हम हर दिन अपनी निजी जिंदगी में भी कितना कुछ सीखते हैं. But apart from that, जो आपकी हाँ लाइफ में challenges आए during this, एक 23 साल एक जॉब करने के बाद, when you think that now you want to do a business or a startup, तो तब काफी सारी चीजें माइंड में चल रही होती हैं, whether this will work or not. हम एक स्टेबल करियर या एक फिक्स करियर, एक सिक्योर्ड करियर छोड़ के हम एक रिस्क वाले करियर में जा रहे हैं, तो विल इट वर्क और नॉट. तो उस टाइम में आपका क्या माइंडसेट और क्या सिचुएशन चल रही? हाँ वृंदा, जैसे मैंने बताया ना कि लर्निंग्स होती रहनी चाहिए जिंदगी में. तो एक स्टेज आई वृंदा जिसमें कि मैं बहुत अच्छा कमा रहा था, सैलरी अच्छी थी, लेकिन एक फील आना स्टार्ट हो गया कि यार मैं कुछ नया तो कर नहीं रहा, और वही फॉरेन एक्सचेंज, वही रेमिटेंसेस पिछले 20 साल से कर रहा हूँ. तो वो एक चीज थी जिसकी वजह से मतलब एक इनोवेशन की तरफ मेरा रुख हुआ. और उसी टाइम पे आज से 10 साल पहले, 8-9 साल पहले स्टार्टअप्स का कल्चर इंडिया में स्टार्ट हुआ था. तो बस उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने जॉब छोड़ी और फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि एक्सपर्टीज था मेरा, तो उसी में ही फिर घुसा. और मतलब इंडिया का वॉलेट, पहले, अभी तो वॉलेट्स का थोड़ा कल्चर कम हो गया, लेकिन आज से 4-5 साल पहले वॉलेट्स का बहुत एक मतलब कल्चर आया था इंडिया में, जहाँ पे कि हर एक बंदा पेटीएम का वॉलेट, फोन पे अब आ गया, वो भी क्विक का. तो बहुत सारी कंपनीज वॉलेट के बिजनेस में आई थी, तो मैं भी उसी वॉलेट बिजनेस में घुसा.
और बस उसी में अर्निंग्स हुई ठीक ठाक। पहला एग्जिट हुआ 2015-16 में, तो फाइनेंशियली थोड़े ठीक हुए। और फाइनेंशियली ठीक हो जाने के बाद फिर दो कंपनी स्टार्ट की, एक स्पोर्ट्स के बिजनेस में और दूसरा फिनटेक में। तो ये रहा चैलेंजेस, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती हैं। ऑल्दो आपकी एक सिक्योरिटी ऑफ जॉब जरूर होती है, लेकिन उतनी सेविंग्स नहीं होती हैं कि आप एक रिस्क ले पाओ। लेकिन लिमिटेड सेविंग्स के साथ और कुछ मेरे 3 4 5 दोस्त थे, उनके सपोर्ट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर पाया और ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। दैट्स रियली गुड टू नो। इनफैक्ट ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सक्सेस है। तो फिनटेक का तो आपको फिर भी एक था आइडिया कि यू हैव दैट नॉलेज, तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक ग्रिप होती है उस चीज पे। बट देन स्पोर्ट्स का वो आइडिया हाँ कैसे आया, वो चीज कैसे आई? हाँ, ऐसे भी ना मेरा, हाँ, मैं हूँ जालंधर का रहने वाला। अभी चंडीगढ़ सेटल में हुआ हूँ 3 4 साल से। अदरवाइज मैं जालंधर में ही पैदा हुआ, बड़ा बड़ा सब कुछ वहीं हुआ। तो जालंधर जो है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है सबसे बड़ी इंडिया की। यस। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा जालंधर में होती है। तो वो मेरे दोस्त, मेरा फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग थे जो कि ऑलरेडी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में थे। और क्योंकि जालंधर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी स्पोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब दूसरा वेंचर स्टार्ट करने का मौका आया, तो मेरा यही था कि एक अफोर्डेबल चीज़ों की सप्लाई जो है मैं कर पाऊँ छोटी जगह पे। और बड़ी जगह पे जैसे 20% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो तो ये एडिडास, रीबॉक इनके सामान को अफोर्ड कर लेती है। लेकिन जी। 80% पॉपुलेशन गुड क्वालिटी स्पोर्ट्स गियर या गुड क्वालिटी अपैरल्स, कपड़े आज भी अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो मेरा यही था दिमाग में कि जो 80% पॉपुलेशन है जो कि छोटे शहरों में, सिटीज में रहती है, उनको कैटर कर पाए। और उसी को दिमाग में रख के मैंने फिर ये कंपनी स्टार्ट की 2016 में। 2020 तक कंपनी बहुत अच्छी चली। हमारे ऑनलाइन मार्केट प्लेस तो था ही, हम इसके अलावा हमारे स्टोर्स भी थे, ऑफलाइन स्टोर्स। हम 14 प्लेसेस में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन फिर ये कोरोना के पिछले 2 साल निकले, तो ये सारे बिजनेसेस अभी हमें मतलब सस्पेंड करनी पड़े सारे बिजनेसेस को। तो 2 साल से अभी ऑपरेशन स्पोर्ट्स के सस्पेंड ही हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हम अगले 3 से 6 महीनों के अंदर इन स्पोर्ट्स कंपनी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सबसे ऑर्डर्स आने बंद हो गए थे, लोगों ने खेलना बंद कर दिया था, टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे। तो उस वजह से ये पिछले 2 साल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सभी के लिए बुरे गए हैं, तो मैं भी उसी का एक पार्ट था। तो अभी स्पोर्ट्स की कंपनी फिर दोबारा से, मतलब हम अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो सितंबर अक्टूबर में दोबारा से कंपनी को रिवाइव करेंगे। ओके। और दूसरी कंपनी जो पेमार्ट, पेमार्ट जो है वो इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम है। और ग्लोबली हम शायद चौथी या पांचवी कंपनी है जो कि ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और इसमें क्या होता है कि आप नेक्स्ट डोर शॉपकीपर से ही कैश विड्रॉ कर सकते हो, आपको किसी एटीएम मशीन में जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैश इकोनॉमी है। हमारे कंट्री में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में कैश नहीं होगा, या वो महीने में कुछ कैश विड्रॉ नहीं करता है। चाहे हम डिजिटाइजेशन की जितनी भी बात करें, जितनी मर्जी यूपीआई की बात करें, लेकिन इंडिया में जो हार्ड कैश है वो 30 लाख करोड़ का, 30 ट्रिलियन रुपीस जो है वो हार्ड कैश है इंडिया में। और उसमें से अराउंड 14 लाख करोड़ रुपया हर एक महीने कैश विड्रॉ होता है बैंक से या एटीएम से। वो मर्चेंट के पास खर्चा जाता है और मर्चेंट दोबारा से उसको, उस कैश को बैंक में जमा कराता है, जहां से एटीएम में या बैंक की ब्रांच में वो कैश आता है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैश इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया ही वर्ल्ड की सबसे एटीएम डेफिशिएंट कंट्री है। सबसे कम एटीएम हमारे कंट्री में है। आप और हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं वृंदा, हमें एटीएम ढूंढने में कभी डिफिकल्टी नहीं होती है।
लेकिन 80% पॉपुलेशन को बैंक से या एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए 5, 10, 15 किलोमीटर तक ट्रेवल करना पड़ता है और कैश विड्रॉ करना पड़ता है। रूरल इंडिया में तो मतलब एक दिन पूरा लगाना पड़ता है बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करने के अवेल लिए। करने के लिए, राइट। तो उसी चीज को दिमाग में रख के हमने ये वर्चुअल एटीएम का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें कि नेक्स्ट डोर शॉप जहाँ पे कि कैश जनरेट होता है उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे कैश विड्रॉल के लिए। फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल पंप की एग्जांपल देता हूँ जनरली, कि इंडिया में इतने पेट्रोल पंप्स हैं और हर एक पेट्रोल पंप पे इतना कैश जनरेट होता है, तो उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेमेंट करने के लिए वो कैश जो है बैंक में जमा करवाना ही करवाना है। तो क्यों नहीं हम पेट्रोल पंप को कन्वर्ट कर दें वर्चुअल एटीएम में, या हम जो शॉप्स हैं जहाँ पे के रोज की हम शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी बाय करते हैं, दूध बटर स्टेशनरी बाय करते हैं, जहाँ पे कैश डेली जनरेट कैश होता का है। इंटेक बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो जो है, तो हम उसको उन्हीं शॉप्स को कन्वर्ट कर रहे हैं एज ए वर्चुअल एटीएम, जहाँ पे कि आप नेक्स्ट डोर शॉपकीपर से आप जाके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो सर आपने अभी एक तो रूरल एरिया और उसके साथ आपने बताया कि आपका मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू ये आपका वर्चुअल जो पेमेंट वाला सिस्टम है वो ऑपरेट करता है। हाँ नाउ हाँ इफ यू हाँ टॉक अबाउट द रूरल एरिया, तो वहाँ के लोग ही सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं लगार्ड कैटेगरी में आते हैं, जो इतनी जल्दी को डिजिटाइजेशन को या एक मोबाइल ऐप से स्पेशली कैश वाला मामला वो इतनी जल्दी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो वो लिटरेसी हाँ प्रोवाइड करने के लिए क्या एफर्ट्स है आपके? हाँ। तो विंदा, ऐसा है कि इंडिया में 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और ये बोला जाता है कि 100 करोड़ से ऊपर स्मार्टफोन है इंडिया में इस टाइम पे। और अगर आप व्हाट्सएप का नंबर देखो इंडिया में, तो अराउंड 53 करोड़ लोग जो हैं वो व्हाट्सएप यूज करते हैं इंडिया में। राइट। तो व्हाट्सएप यूज करना या फेसबुक यूज करना मतलब आप या लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, या मोबाइल यूज कर रहे हो। तो मतलब 50% पॉपुलेशन के पास आज की तारीख में स्मार्टफोन है। तो अगर हम देखें इंडिया में 35 करोड़ हाउस होल्ड हैं, इंडिया में 35 करोड़ हाउस होल्ड हैं। तो अगर हम वो 53 करोड़ व्हाट्सएप देखें और ये भी लगाएं कि किसी के पास दो दो मोबाइल भी हैं, दो दो नंबर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और उन 3 करोड़ लोगों को या 5 करोड़ लोगों को हम निकाल देते हैं जिनके पास दो दो फोन होंगे, तो 48 to 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिंगल कनेक्शन है और वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से अराउंड 80% जो हाउस होल्ड है, 80% पॉपुलेशन नहीं, 80% हाउस होल्ड। जब आप 135 करोड़ की, हाँ, 135 करोड़ की पॉपुलेशन की बात करते हो, तो आपको वो 35 करोड़ बच्चे जो हैं, जो कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो निकालने पड़ेंगे। वो एक हाउस होल्ड का पार्ट है। तो मोटा मोटा 100 करोड़ पॉपुलेशन जिनकी के 35 करोड़ हाउस होल्ड हैं, तो मोटा मोटा 30 करोड़ हाउस होल्ड से ऊपर के घरों में आज की तारीख में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, जिसमें कि वो हाँ व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं। और अभी ये एस्टिमेशन है कि 2024 तक ये स्मार्टफोन जो 53 करोड़ आज हम बोलते हैं व्हाट्सएप है, ये 70 करोड़ तक व्हाट्सएप का नंबर पहुंच जाएगा 2024 तक। तो जितनी ये इंटरनेट तो आज की तारीख में कंट्री के हर एक पार्ट में मिलता है। तो हाँ, तो 2024 तक उम्मीद है कि जो ये डेफिशिएंसी है एटीएम ये मोबाइल फोन्स की, स्मार्टफोन्स की, वो भी पूरी होगी। और अभी ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, अभी एंटर कर रहे हैं मार्केट में, और इसको एक्सेप्टेंस आते आते इसकी सीखते सीखते 2 से 3 साल का टाइम लगेगा। तो हम 2024 तक या 25 तक वेल प्लेस्ड होंगे मार्केट में, जब तक के मोबाइल फोन भी काफी हद तक लोगों के पास होंगे स्मार्टफोन, और काफी हद तक ये लोगों को एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी तब तक। आप अगर वृंदा, आप अभी छोटे हो, अगर आप आज से 20 साल पहले जाओ, तो जब एटीएम मशीन्स भी लगी थी, तो लोग एटीएम मशीन भी यूज नहीं करते थे कैश विड्रॉल के लिए।
वो इतने हम्म कंफर्टेबल थे चेक इशू करके कैश विड्रॉल के लिए। तो वो हैबिट्स चेंज होते होते आज एटीएम मशीन यूज करने में किसी को कोई हेजिटेशन नहीं होती है। तो सिमिलरली ये जो स्मार्टफोन के थ्रू कैश विड्रॉल होना है, इसकी एक्सेप्टेंस भी अगले 2-3 सालों में आ जाएगी। लिटरेसी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, ये बताना ज्यादा जरूरी है कि आप मोबाइल के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसकी बजाय कि लिटरेसी देना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा टास्क होगा आज से 2-3 सालों के बाद। राइट, राइट, डेफिनेटली। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आज से काफी टाइम पहले फिनटेक इंडस्ट्री में जो फिनटेक हमारे वेंचर्स थे, जब उन्होंने एंटर करना शुरू किया स्पेशली इन इंडियन मार्केट, तो हाँ हाँ, मोर देन एस्टैब्लिशिंग दैट फिनटेक, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना अमंग्स द कस्टमर्स, अमंग्स द बहुत जरूरी है। ऑडियंस बहुत हाँ इम्पोर्टेंट था। कुछ वेंचर्स उसमें बहुत हाँ अच्छे से उभर के आए और कुछ उसमें फेल भी हुए। तो उससे रिलेटेड आपका क्या कहना है? हाँ, वृंदा, जो हमारा ये प्रोडक्ट है वर्चुअल एटीएम का, एक तो ये शॉपकीपर्स यूज करते हैं, मतलब शॉपकीपर्स आपको कैश देंगे। तो कस्टमर जो के रोज बाय कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है उसी शॉप से, तो वो ट्रस्ट फैक्टर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस शॉपकीपर के साथ। और दूसरी बात क्या है कि ये जो एवरेज टिकट साइज है कैश विड्रॉल की एटीएम से या वर्चुअल एटीएम से, ये 4-5 हज़ार रुपया टिकट साइज है पर ट्रांजेक्शन की। तो इतने छोटे से अमाउंट के लिए कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। आजकल जैसे आप वेस्टर्न यूनियन देखो, एयरटेल मनी देखो, बहुत सारी फिनटेक कंपनीज आ चुकी हैं मार्केट में जिसको के यूज करते हैं ये शॉपकीपर्स। पेटीएम भी देखो, फोन पे भी देखो। तो वो आदत जो है वो शॉपकीपर को एक पड़ चुकी है। और कुछ ना कुछ हमें भी करना पड़ेगा कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो एक्सरसाइज शॉपकीपर्स में। तो उसमें भी हम थोड़ा, अभी क्योंकि काम नया नया है, तो हम उसको जो पैसा देना होता है, जो सेटलमेंट करनी होती है मर्चेंट के साथ, वो इमीडिएटली कर रहे हैं ताकि कस्टमर को भी कैश फटाफट मिले और मर्चेंट के अकाउंट में भी पैसा फटाफट जाए। तो उन चीजों को हम इंश्योर कर रहे हैं जिससे कि हमारा भी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज हो सके। दैट्स ग्रेट। सर, कोई 3 ऐसी लर्निंग्स जो आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते वक्त सीखी और अब आप और एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहते हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को? हाँ देखो, हार्ड वर्क तो हमेशा ही रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा चीज है वो है नॉलेज। आप जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, वो उसकी नॉलेज होनी, बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज होनी, ये बहुत एक जरूरी बात है। दूसरी बात, एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे नॉलेज वाले लोग हो, आप चाहे जितना मर्जी स्मार्ट हो, अगर आपकी बोलचाल लोगों के साथ अच्छी नहीं है ना, तो आप एक बुरे इंसान की तरह दिखते हो। तो अगर बुरे इंसान से कोई भी बिजनेस डील हो, पर्सनल डील हो, करना नहीं चाहेगा, तो हमेशा आपको एक अच्छे इंसान की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, एक फेयर डीलिंग वाला बंदा रहना पड़ेगा। और रिलेशनशिप मैनेज करना आना आपको बहुत जरूरी है। तो दो चीजें तो मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि एक अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की अच्छी समझ हो। बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हो जाते हैं जिनको के जो मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करते अच्छी तरह से, छोटी सी नॉलेज पे ही काम स्टार्ट कर देते हैं, वो फेल होते हैं, 100% फेल होते हैं। दैट्स अमेजिंग। इनफैक्ट ये लर्निंग्स एक स्टार्टअप ही नहीं, ये हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक प्रोफेशनल के लाइफ में भी ये काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाँ प्रोफेशनल अगर जॉब भी कर रहा है तो उसको अपने प्रोफाइल की पूरी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, वो किस बिल्कुल प्रोफाइल में काम बिल्कुल। कर रहा है। देन कीप लर्निंग शुड बी द मंत्रा ऑल टुगेदर। हाँ, अगले 3 साल में आप फिनटेक सेक्टर को कहाँ देखते हो? देखो, फिनटेक में तो बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारी कंट्री में। और आने वाले टाइम में जो 2-3 डेवलपमेंट्स होने वाली हैं जिसकी तरफ हम भी काम कर रहे हैं। एक मोबाइल ऐप बैंकिंग जो होगी, और दूसरी कैश रहेगा। तीसरा, बहुत सारी बैंकिंग एक्टिविटीज मर्चेंट्स के थ्रू स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इनफैक्ट दैट विल बी मोर अमेजिंग और वो काफी स्ट्रीमलाइंड रहेगा, राइट?
हाँ, तो कन्वीनियंस बहुत होने वाली है फिनटेक की जी वजह से। जी, दैट्स अमेजिंग। इनफैक्ट थैंक्स अ लॉट। काफी अच्छा, काफी इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन रहा। मैं जनरली फाइनेंस और फाइनेंशियल सेक्टर में इतनी ज्यादा एंगेज नहीं हूँ, बट सिंस मैंने आपको एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से सुना, तो ऑफ कोर्स दिस सीम्स वेरी एक्साइटिंग। सो आई पर्सनली enjoyed this conversation a lot. Thank you so चलिए much. ठीक है, ओके, थैंक यू वृंदा। To keep listening to our upcoming episodes or to share your story, please visit punjabichamber.com or contact us by writing to the address mentioned in the description.